हेलो। स्टारविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं दीपक यादव आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कल आप सभी ने क्लास शेयर की, कमेंट्स किए, उससे हमें बहुत उत्साह मिला और इसी उत्साह के साथ आगे भी बहुत अच्छी क्लासें आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो कल हम जहां पे बात कर रहे थे कैबिनेट मिशन, उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। देखिएगा, कैबिनेट मिशन की बात करते हैं आज। मिशन कैबिनेट मिशन की बात करें तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो भारत आया था 24 मार्च 1946। इसी कैबिनेट मिशन के साथ मिशन शब्द आ गया, तो मिशन से और देखते हैं मिशन से क्या बनते हैं। जैसे ये मैं बात करूं क्रिप्स मिशन, किसकी बात करूं? क्रिप्स मिशन। ऐसे हम बात करें मिशन से साइमन कमीशन, साइमन कमीशन। देखिएगा, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन भारत कब आए? तो हम यहां लिखेंगे हेडिंग भारत आगमन। और जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे के वैसे है, आपको ऐसे के ऐसे लिखने हैं। क्योंकि नोट्स जो बना रहे हो ना, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे के वैसे ही नोट्स बनाने, सेम। तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो बेटा क्रिप्स मिशन जो भारत आया ना, वो 23 मार्च 1942 को भारत पहुंचा। दिल्ली में 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन पहुंच गया था। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत आया 3 फरवरी 1928 को। इससे एक लिंक बन गया। लिंक क्या बना देखिएगा, लिंक बना सर क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो 23 मार्च 1942 को। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को। सर साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 3 फरवरी 1928 को। लेकिन आपको पता है साइमन कमीशन का गठन हो गया था 1927 में। आना कब था? 1929 के अंदर आना था, लेकिन आया कब? 28 में। ये रीजन बताएंगे क्यों हुआ ऐसा। तो पहले हम बात साइमन कमीशन की कर लेते हैं, जैसे हिस्ट्री का पोर्शन है ये तो, और क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन जो है पॉलिटिकल का पोर्शन है। तो साइमन कमीशन जो है 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा। तो साइमन कमीशन में पहली बात बनती कि टोटल सदस्य कितने थे? तो टोटल सदस्य कितने थे? 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो प्रारूप समिति में भी 7 ही सदस्य थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य बेटा, और साइमन कमीशन में भी 7 सदस्य। इसके बाद बात करते हैं साइमन कमीशन में 7 जो सदस्य थे सभी के सभी अंग्रेज थे। इसी कारण इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा गया। क्या बोला गया? व्हाइट मैन कमीशन। व्हाइट मैन कमीशन इसे कहा गया। देखिएगा, जैसे हमारा किसान बिल था, किसान बिल में वही व्यक्ति थे जो किसान बिल के समर्थक में थे। जैसे किसान बिल की कमेटी बनाई गई किसानों से बात करने के लिए, तो किसान बिल में जो कमेटी बनी किसान बिल के ऊपर, उसमें 7 के 7 कौन थे? जो पहले से समर्थक में थे। तो इसी कारण जो किसान बिल की कमेटी बनी उसे भी साइमन कमीशन कह सकते थे, क्योंकि उसमें भी वही थे समर्थक वाले। तो साइमन कमीशन में वही व्यक्ति थे जो अंग्रेज थे। एक भी हिंदू व्यक्ति इसमें नहीं था, एक भी भारतीय व्यक्ति इसमें नहीं था, कोई भी भारतीय लोग नहीं थे इसके अंदर। इसीलिए क्या था, ये साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन कहा गया। तो साइमन कमीशन आया क्यों था भारत, और साइमन कमीशन का विरोध क्यों हो रहा था? तो आपको मैंने कल बताया था कि बेटा जैसे हमारे घर को चलाने के लिए घर के नियम होते हैं कि आपको 6 बजे घर पहुंचना है और खाना 8 बजे बनना है, 8:30 खाना सभी को खाना है। उसके बाद में आपको स्टडी 9 बजे से करनी है, 9 से फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठना आपको। तो ये सारे नियम है घर के, और ये सारे नियम यदि टूट जाते हैं तो वो घर नहीं बसता फिर।
ऐसे देश को चलाने के लिए क्या बनाए गए, रूल्स बनाए गए, उन्हीं रूल्स को बोला जाता है संविधान। तो ऐसे जब हमारे देश में गोरे आए तो इन्होंने भी क्या करा कि अपने एक रूल्स बनाए और उन रूल्स के आधार पे भारत में शासन किया। बिना रूल तो ये भी शासन नहीं कर सकते थे, तो ये समय समय पर कानून लाते थे और उन कानून में एक कानून आना था 1919 का अधिनियम। कब का अधिनियम आया था? 1919 का अधिनियम, जिसे चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। तो उस समय कोई भी कानून आया 1919 का, इसकी समीक्षा करनी थी 10 साल के बाद एक कमीशन आना था 10 साल के बाद कि इसकी समीक्षा करनी थी कानून कैसा है। तो 1929 में आना था, लेकिन कमीशन कब आ गया? 1928 में भारत आया। तो इसमें साथ के साथ अंग्रेज होने के कारण तो भारतीयों ने कहा ये 1919 के अधिनियम की क्या समीक्षा करेंगे, क्योंकि साधु के साधु कौन है? अंग्रेज है, इसमें तो एक भी व्यक्ति भारतीय नहीं है। इसलिए साइमन कमीशन का क्या हुआ? विरोध हुआ। तो साइमन कमीशन इस कारण क्या हो गया था? असफल हो गया था। इसे व्हाइटमैन कहते हैं। टोटल 7 सदस्य थे। भारत 3 फरवरी 1928 पर। जैसे ये पढ़ेंगे तीनों डेटा आप साथ में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं क्रिस मिशन। क्रिस मिशन भारत 23 मार्च 1942 को पहुंचा। क्रिस मिशन में बेटा आपको 3 बातें याद रखनी है। 3 बातें कौन कौन सी? तो मैं यहाँ पॉइंट डाल के लिख रहा हूँ। देखना क्रिस मिशन आया क्यों था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ 1939 में, एंड कब हुआ? 1945 के अंदर। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाहते थे कि ये भारतीय लोग जो है ब्रिटेन का साथ दे, और ब्रिटेन का साथ दे तो इनको कुछ ना कुछ बदले में देना होगा, और ऊपर से दबाव पड़ रहा था किसके ऊपर? ब्रिटेन के ऊपर। तो इन्होंने कमीशन भेजा क्रिस मिशन, क्योंकि उस समय भारतीय क्या कर रहे थे? भारतीय संविधान की मांग कर रहे थे, इन्हें खुश करना था एक तरीके से। तो देखिएगा इन्होंने पहली बात क्या बोली यहाँ पे कि जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा, क्या होगा? सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तो हम भारत को क्या कर देंगे? डोमिनियन स्टेट के रूप में, स्टेट के रूप में आजाद कर देंगे। डोमिनियन स्टेट मतलब उपनिवेशक के रूप में रखेंगे। कल समझाया था मैंने कि डोमिनियन स्टेट क्या होता है बेटा? डोमिनियन स्टेट का मतलब ये होता है कि ब्रिटेन से हमारा शासन चलेगा। हम आजाद तो हैं, लेकिन शासन कौन करेगा? वहां से ब्रिटेन कानून और नियम बनाएगा। तो देखना कल मैंने आपको पढ़ाया, अगस्त घोषणा पढ़ाई, अगस्त प्रस्ताव पढ़ाया। मेन तो समस्या यही थी डोमिनियन स्टेट की। तो ये क्या क्रिस मिशन, आप बताइएगा, आप खुद के विचार से बताइएगा, क्या ये डोमिनियन स्टेट पहली लाइन में लिखी हुई बात है? तो क्या ये क्रिस मिशन भारत में सफल हो पाएगा? तो आप सभी का आंसर होगा सर ये पहली बात गलत लिख दी इन्होंने डोमिनियन स्टेट की, तो ये सफल हो ही नहीं सकता है। तो दूसरी बात क्या लिखी इन्होंने? तो असफलता के रास्ते तो यहीं से खुल गए थे। किसके? क्रिस मिशन के, कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद डोमिनियन स्टेट भारत रहेगा। दूसरी बात ये लिखी, डोमिनियन स्टेट उपनिवेशक जो देश रहेगा किसका? ब्रिटेन का। कल मैंने खूब अच्छे समझाया था कि आज वर्तमान में 16 है, भारत डोमिनियन स्टेट या उपनिवेशक के रूप में रहता तो क्या हमें प्रभाव देखने को मिलता। बारबाडोस के बारे में बताया कि हाल ही में पहला गणतंत्र देश बना है, डोमिनियन स्टेट से बाहर निकला है। ये सारी चीजें मैंने कल की वीडियो, जो आज नए स्टूडेंट है तो कल की वीडियो जरूर देखें। और वीडियो जो है आप ये ना करें कि 2 वीडियो देख ली उसके बाद में आप देख नहीं रहे, लगातार देखिएगा। और नोट्स को आप जैसे मैं बना रहा हूं, जैसे यहां लिख रहा हूं, सेम वैसे की वैसे कॉपी करिएगा। फिर पढ़ने का जो तरीका है वो भी बता देता हूं साथ में। आपके मान लो मैंने पॉलिटिकल 40 पेज में खत्म की, तो आप रोज 7 पेज याद कर लिए। 7 चौक 28, 7 पंच 35, 7 छिंग 42, मतलब 6 दिन में आप पॉलिटिकल एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, फिर दोबारा एक बार और रिवाइज करिएगा, फिर उसके बाद देखना रिजल्ट आप। लेकिन रोज 6 पेज पढ़ ली। पहली बार में याद हो रहा है, नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरी बार पढ़ेंगे तो याद होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो 40 पेज में बन गई, तो मान लीजिए आप सोर्स लिखेंगे, जैसे मैं नोट्स बोल रहा हूँ सेम वैसे के वैसे लिखना है। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो बताएंगे कभी कि पढ़ना कैसे चाहिए, इसके ऊपर भी एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे कभी कि कैसे आपको पढ़ना है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में डोमिनियन स्टेट की बात की गई कि सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही हम भारत को क्या बनाएंगे? डोमिनियन स्टेट के रूप में आजादी दे देंगे। तो सेकंड बात हम बात करें क्रिप्स मिशन में, सेकंड बात क्या कही गई?
सेकंड बात ये थी कि जो रियासत, क्योंकि आप सभी को पता है पहले भारत किस में था, रियासतों में बटा हुआ था। जो रियासत अलग होना चाहती है, क्या होना चाहती है, अलग होना चाहती है, वो अलग हो सकती है। मैं पूरी लाइन में लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आपको लिखनी ही बातें। जो रियासत अलग होना चाहती है वो रियासत अलग हो सकती है। ये बात किसमें कहा गया, क्रिस मिशन में। तो यहां से पाकिस्तान को भारत से अलग होने के रास्ते साफ दिखाई देने लग गए थे कि पाकिस्तान भारत से अलग हो सकता था। ये सब मुस्लिम लीग को दिखने लग गया था कि ये लाइन उन्होंने पकड़ ली कि बेटा जो रियासत अलग होना चाहती है, अंग्रेजों ने कहा, वो अलग हो सकती है, क्यों ना हम इसी को ही मुद्दा बना लें। तो इन्होंने जब पाकिस्तान अलग हुआ ना, उसका आधार यदि आपसे पूछे तो वो क्रिस मिशन रहेगा। आगे बताएंगे पाकिस्तान अलग होने के क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तीसरी बात क्या रहेगी, तो दो बात समझ में आ गई, वापिस रिवीजन कर लीजिएगा। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद डोमिनियन स्टेट रहेगा, जो रियासत अलग हो सकती है वो अलग होना चाहिए, वो अलग हो सकती है। तीसरी बात इन्होंने देखना, दो हमारे हित की बात नहीं थी, तीसरी बात हमें खुश करने के लिए बोल दी कि है ना, इन दो पे ध्यान ना देंगे। तीसरी बात से क्या होता है, ये संविधान बनाने में खुश हो जाए भारतीय, लेकिन भारतीयों के दिमाग में एक बात डाल दी गई थी, किसने, सुभाष चंद्र बोस ने, जितने बड़े बड़े नेता थे, कि हमें डोमिनियन स्टेट नहीं अपनाना है, हमें पूर्ण स्वराज की मांग करनी है। इसीलिए किसने, जवाहरलाल नेहरू ने किसकी मांग की थी, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो देखिएगा तीसरी बात इन्होंने कहा कि भारतीय संविधान भारतीय जनता के अनुसार होगा। वापिस बता रहा हूं मैं, भारतीय संविधान भारतीय जनता के अनुसार होगा। अब तुम में से पकड़ गए, कल आपने स्टार बोल के इस लाइन को क्यों बोला, आपने इसलिए बोला कि आपने कहा था ये लाइन वापिस कहीं ना कहीं यूज होगी, तो आपने कहा था बेटा इसको स्टार लगा लीजिएगा। तो स्टार का मेन कारण यही था कि क्रिस मिशन में जो महात्मा गांधी ने 1922 में, सभी को याद होगा 1922 में किसकी मांग की थी, भारतीय संविधान भारतीय जनता के अनुसार होना चाहिए, है ना। तो यहां पे ये बात इन्होंने कह दी कि भारतीय संविधान भारतीय जनता के अनुसार होगा। लेकिन हमारे भारत में जो जितने भी बुद्धिमान थे, जितने व्यक्ति, उन्होंने इन दो बातों पे, पहली बात पे गौर कर लिया था। इन्होंने कहा कि हम इस तरह की आजादी नहीं चाहेंगे, और फिर भी इन्होंने स्टेटमेंट्स क्या दी। महात्मा गांधी ने कहा इट वाज ए पोस्ट डेटेड चेक। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि क्रिप्स मिशन के लिए किसने ये कथन, स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं बहुत सारे पॉलिटिकल में, और मैं लास्ट के एक सेक्शन में जितने भी पॉलिटिकल में संविधान सभा से जितने भी स्टेटमेंट्स है एक साथ याद करा दूंगा आपको। एक जगह लिखने वो स्टेटमेंट्स, क्योंकि अलग अलग जगह लिखेंगे आप तो याद होने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो एक जगह लिख लिए स्टेटमेंट सारे, तो आप 7, 8, 10 जितने भी स्टेटमेंट्स बनते हैं वो एक साथ याद कर ले, जो एग्जामिनर पूछ सकता है। तो पहला स्टेटमेंट तो ये हो गया कि आपसे कहे कि इट वाज ए पोस्ट डेटेड चेक, क्रिस मिशन के लिए किसने कहा, महात्मा गांधी ने। इसका अर्थ बताएंगे अभी क्या होता है। लेकिन यदि आपसे ये पूछ ले, इस लाइन के आगे एक वर्ड और जोड़ दिया जाए, ऑन ए क्रेसिंग बैंक, ऑन ए क्रेसिंग बैंक, ये किसने कहा, पूरी लाइन सुनना। इट वाज ए पोस्ट डेटेड चेक, महात्मा गांधी। इट वाज ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रेसिंग बैंक, जवाहरलाल नेहरू। तो आपसे क्वेश्चन पूछा क्रिस मिशन के लिए इट वाज ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रेसिंग बैंक, किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने। और आपसे हिंदी में पूछ ले बुना हुआ चेक किसने कहा, बुना हुआ चेक या उत्तरदायी तिथि चेक, उत्तर तिथि चेक। देखिएगा बुना हुआ चेक, उत्तर तिथि चेक क्या होता है, क्यों इसे चेक की संज्ञा दी गई, पहले तो इस पे बात करते हैं। देखिएगा आप मान लीजिए कोई ए नाम का व्यक्ति है, अब बी नाम के व्यक्ति किसी भी कोई भी पर्सन है, उससे आपने 20,000 रुपए लिए,
आपने उधार ले रखे हैं या वैसे लिए हैं आपने, किसी भी में समझ सकते हैं। तो इस बंदे ने कहा कि मेरे पास है ना, आप चेक ले लीजिएगा। आपने चेक लिया, आप कहाँ गए, बैंक गए, आपने बैंक में ये चेक जमा करवाया, जमा कराते ही आपको 20,000 रुपये मिल गए। बेटा इसी चेक को जमा करके जो पैसे आपने लिए ना, इसका मतलब ये चेक भुन गया है, इसे बोलते भुना हुआ चेक। और जो बी नाम का व्यक्ति है वो उस चेक पे डेट डालेगा। क्या डालेगा, डेट। और उस डेट के अंदर आपने यदि उस चेक को जमा नहीं करवाया, मान लीजिए कोई भी डेट डाली, उसने 16 डाली और 14 को आपको चेक मिला, 17 को आप चेक लेके जा रहे हैं बैंक में, आपको पैसा नहीं मिलेगा, मतलब उसकी तिथि निकल चुकी, मतलब वो क्या हो गया, उत्तर तिथि चेक हो चुका। इट वाज ए पोस्ट डेटेड चेक, जिसकी तिथि निकल चुकी हुई, यही बात है यहाँ पे। ऑन ए क्रेसिंग बैंक, जवाहरलाल नेहरू ने कहा, इन्होंने कहा कि ये है ना, आपको एक आजादी का चेक काट के देंगे और उस चेक पे डेट डालेंगे, और आप जब वो चेक लेके गोरों के पास जाएंगे ना, तो आपको वहां पर बैंक ही नहीं मिलेगा। जो आजादी का आपका बैंक बना होगा ना, वो बैंक ही नहीं मिलेगा उस जगह। तो इसलिए इसका विरोध किया गया। तो ये बात समझ में आ गई होगी। इट वाज ए पोस्ट डेटेड चेक, मतलब जिसकी तिथि निकल चुकी होगी। भुना हुआ चेक क्यों कहा, और ऑन ए क्रेसिंग बैंक क्यों बोला गया। तो ये क्रिप्स मिशन के ऊपर था। तो क्रिप्स मिशन हमने क्यों नहीं स्वीकार किया, क्योंकि क्रिप्स मिशन आया क्या था, संविधान बनाने के लिए, संविधान सभा बनाने के लिए। तो हमने स्वीकार नहीं किया तो संविधान सभा बनेगी नहीं। हमने किसको स्वीकार किया था, कल बताया था मैंने, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कल की वीडियो में बताया मैंने, डायरेक्ट रूप से किस में स्वीकार किया था, कैबिनेट मिशन में। तो सीधी सी बात है, हम यहां से पढ़ेंगे, तो यहां से कैबिनेट मिशन पढ़ेंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन। तो देखिए, कैबिनेट मिशन जो है ये भारत कब आया था, 24 मार्च 1946 को। इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, आपसे कहें कि कैबिनेट मिशन ने रिपोर्ट कब सौंपी, तो रिपोर्ट सौंपी थी 16 मई 1946 को। तो कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था सर, तो कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था संविधान सभा का निर्माण करना। अब कई स्टूडेंट मान लीजिए पहली बार तैयारी कर रहे होंगे तो वो समझ नहीं होंगे संविधान सभा क्या होती है। तो संविधान सभा क्या होती है और संविधान में क्या फर्क है। तो ना, संविधान तो जिसमें रूल और नियम ये सब लिखे गए थे। संविधान सभा मतलब आप मान लीजिए 10 लोगों की कमेटी बनाई गई, किसी भी चीज के लिए कोई 10 लोगों की कमेटी बनाई गई, किसी भी जांच करने के लिए, किसी वे से हो सकती है। तो जैसे कमेटी बनी वो एक सभा ही है, आप 10 दोस्तों की सभा बना सकते हो, कमेटी बना सकते हो। ऐसे ही कैबिनेट मिशन का मेन उद्देश्य था संविधान सभा का निर्माण करना, कमेटी का निर्माण करना। और संविधान सभा का उद्देश्य क्या था, संविधान का निर्माण करना। अब देखिए, किसी भी विषय में कोई भी घटना हुई, उसकी जांच करनी है तो कमेटी बनती है, और उस कमेटी का काम क्या होता है, उस घटना पर काम करना। तो ऐसे ही कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था संविधान सभा का निर्माण करना, और संविधान सभा का काम क्या था, संविधान का निर्माण करना। 2 क्वेश्चन बनते हैं यहां से कि कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था, ऑप्शन नंबर ए संविधान का निर्माण करना, ऑप्शन नंबर बी संविधान सभा का निर्माण करना, ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर होगा ना, वो आंसर क्या होगा, संविधान सभा का निर्माण करना। और संविधान सभा का उद्देश्य क्या था, ये यदि क्वेश्चन पूछ ले तो आपका आंसर क्या होगा,
संविधान का निर्माण करना। तो आगे हम बात करते हैं, ये तो क्लियर हो गया कि कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था, संविधान सभा का उद्देश्य क्या था। और कैबिनेट मिशन का ये उद्देश्य कंप्लीट होते ही ये कहाँ चला जाएगा, ब्रिटेन चला जाएगा, वापिस चला जाएगा अपने देश। ठीक है, तो इसका उद्देश्य कंप्लीट होगा कब, ये चुनाव करना है। क्योंकि सभा ये कमेटी बननी है, जैसे मान लीजिएगा किसान बिल के लिए कमेटी बननी थी, या कोई भी मान लीजिए जीएसटी बिल के लिए कमेटी बननी है, किसी के लिए कमेटी बननी है, तो कमेटी बनाने के लिए कुछ व्यक्तियों का चुनाव होता है, कुछ व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है, या मनोनीत होते हैं या नियुक्त होते हैं, इलेक्शन होता है जो भी। तो उनको बनाते ही क्या होता है, उनका काम खत्म, तो कमेटी बन गई। तो ऐसे क्या था, कैबिनेट मिशन ने चुनाव करवाए, किसके लिए, संविधान सभा बनाने के लिए। और ये चुनाव कब हुए, तो 4 जुलाई 1946 को, 4 जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन ने चुनाव करवाए। एक बार मैं इसी चुनाव पे 3 क्वेश्चन आपको बताता हूं लिंक करके, जहां से आपके याद आसानी से रहे हमेशा के लिए। ये कहे भारत में पहली बार, भारत में आपको नोट डालना, जैसे भारत में से स्टार करके नोट डालते रहिए, जैसे जो मैं एक्स्ट्रा अबाउट जो चीजें बताता हूं ऐसे। भारत में पहली बार, तो पहली बार की बात करें तो हम क्या बात कर रहे हैं, भारत में पहली बार प्रांतीय चुनाव कब हुए, प्रांतीय चुनाव कब हुए। भारत में पहली बार कैबिनेट मिशन के चुनाव कब हुए, कैबिनेट मिशन ने कब चुनाव करवाए। भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए, आम चुनाव का मतलब होता है लोकसभा के चुनाव। 3 क्वेश्चन बन गए हमारे, बन गए यहां से। भारत में पहली बार प्रांतीय चुनाव, कैबिनेट मिशन के चुनाव और आम चुनाव। तो भारत में पहली बार जो प्रांतीय चुनाव हुए वो कब हुए थे, 1935 के अधिनियम के तहत। किसके तहत, 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में हुए। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भारत में पहली बार प्रांतीय चुनाव कब हुए, 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में। कैबिनेट मिशन के तहत 4 जुलाई 1946 को। भारत में पहली बार आम चुनाव मतलब लोकसभा पहली बार 1951-52। अब कई बच्चों को यही क्वेश्चन होगा, सर 51 ऑप्शन आ गया और 52 भी आ गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि चरणों में चुनाव होते हैं। 51 के एंडिंग महीनों में चरण स्टार्ट हुए, 52 के फर्स्ट महीनों में चुनाव कंप्लीट हो गए थे, इसलिए 51-52 लिखा मिलेगा, या 51 मिलेगा या 52, दोनों संस एक साथ नहीं मिलेंगे कभी भी, ये दिमाग से निकाल देना। तो 3 क्वेश्चन बन गया। सर भारत में पहली बार, हम समझ गए कहने का मतलब कि सर भारत में आप ये समझाना चाहते हैं कि भारत में पहली बार प्रांतीय चुनाव कब हुए, कैबिनेट मिशन के चुनाव कब हुए और आम चुनाव कब हुए। आगे कल हम बताएंगे कि कैबिनेट मिशन ने कितनी सीटों पर चुनाव करे, कितनी सीटें वहां से बटी, कैसे संविधान सभा के लोगों का चुनाव हुआ, कैसे पहली बैठक हुई, दूसरी बैठक हुई, तीसरी बैठक हुई, और क्या क्या चुनौतियां हमें देखने को मिली थी। और कैबिनेट मिशन जो है वो अपना काम करके कहाँ चला जाता है, ब्रिटेन चला जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में कल आगे इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे, और आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं जो इतना प्रेम और प्यार दिखाया आपने, और मैं आशा करता हूं कि आगे भी आप इसी तरह क्लासेस शेयर करेंगे। और बेटा संघर्ष जो है ना, वही संघर्ष से निकल के कोई आगे निकलता है। जिंदगी की सफलता के आनंद जो है ना वो उसी में है। देखिएगा, एक आप बूटा लीजिएगा मक्के का, 10 रुपए का आता है, उसको आप आंच पर सेकेगा, तपने के बाद उसकी कीमत 20 रुपए हो जाती है ना। तो देखना तपना तो आपको पड़ेगा। आप रेगुलर क्लासें ले, नियम बना ले अपना कि हमें क्लासें लेनी है। और लाइव क्लास, हम थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पे, तो जैसे ही नेट की व्यवस्था होगी तो 8 से 10 दिन में बात हुई है कि नेट लग जाए तो लाइव क्लासें आपके साथ में लेते रहेंगे। और संघर्ष आपको जरूर करना है। संघर्ष अभी जैसे कि बात करें तो आप बहुत से प्लेटफॉर्म पे डिजिटल देखेंगे, तो हमारे लिए भी ये बोर्ड है जो व्हाइट बोर्ड, ये संघर्ष है, लेकिन इसी पे हम इतिहास लिखेंगे यदि आप लोगों का क्या रहा, प्रेम रहा, और कंटेंट जो है वो हमारे अच्छे रहे। तो आप
इस चीज़ को निश्चित ही ठान लीजिएगा कि हमेशा आपको रोज कोई ऐसी क्लास नहीं होगी कि आपको इंटरेस्टेड नहीं होगी या नॉलेज से भरी हुई नहीं होगी। हमेशा नॉलेज से भरी हुई क्लास होगी। आप वहाँ से नॉलेज प्राप्त करें, किसी भी एग्जाम में उसको नॉलेज को उतार लीजिएगा, श्योरली आपका सिलेक्शन होगा। और आगे भी हमारे सर क्लास लेंगे, जैसे कि रीजनिंग की सुजीत सर लेंगे, मतलब उनके बारे में तो बोले उतना ही कम है। जब क्लास हो तब देखना क्या उनका कंटेंट है, क्या उनका पढ़ाने का तरीका है, बहुत लाजवाब तरीका उनका है ना। तो कल देखते हैं। ओके, थैंक यू।